Hello everyone, welcome to your PDA. So we are solving some questions for fluid mechanics in the perfection through practice session. और अभी इसमें हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज, बायंसी एंड फ्लोटेशन इन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस, बेसिकली स्टैटिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, स्टार्टिंग विद टुडेज डिस्कशन. कल तक हमने 14th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. सॉल्व दिस क्वेश्चन. बोला गया है बायंट यूनिट वेट इक्वल्स टू द सैचुरेटेड डेंसिटी. जो बायंट यूनिट वेट है दैट इज इक्वल टू द सैचुरेटेड डेंसिटी, और ये ऑप्शंस आपको चूज करना है. बायंट यूनिट वेट. तो बायंट यूनिट वेट समझने से पहले आपको बायंट वेट समझना होगा. बायंट वेट का क्या मतलब है? सपोज अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये कोई बॉडी है, और ये जो बॉडी है सॉलिड बॉडी है, इसका मैं वेट मेजर करता हूं. लेट्स से कि इसका मैं वेट मेजर करता हूं इन एयर. अभी मैं इसके वेट को एयर में मेजर कर रहा हूं, इन एयर. सपोज यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस से मैं वेट को मेजर कर रहा हूं. लेट सपोज एक स्प्रिंग बैलेंस से मैं इस वेट को मेजर कर रहा हूं. यहां पे एक स्प्रिंग बैलेंस मैंने लगाया. स्प्रिंग बैलेंस आपको पता होगा, आपने लैबोरेटरी में देखा होगा. समथिंग ऐसे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे रहा हूं, समथिंग लाइक दिस. इसको मैं एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर कर रहा हूं. देयर विल बी रीडिंग समथिंग लाइक दिस. ये जो बॉडी है, इस बॉडी का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड. ये जो बॉडी है, दिस इज द बॉडी. इस बॉडी का वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड. सो आई कैन से कि इसका वेट W डाउनवर्ड लग रहा है. क्या और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? तो इस पे एक और फोर्स लग रहा है, बायंसी का फोर्स. एयर में भी फ्लूइड वाली प्रॉपर्टीज है, ये भी फ्लूइड है, तो ये भी कुछ बायंसी एग्जर्ट करेगा. मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस वेट अगर मैं शो करूं तो देयर इज अनदर फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूं बायंट फोर्स. ठीक है, दो फोर्सेज इस पे लग रहे हैं. एक तो बायंट फोर्स है और एक वेट है. ये FB में लिख दे रहा हूं, बायंट फोर्स ऑफ एयर, जो कि अपवर्ड लग रहा है. ये आप समझ ही रहे हो, कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था. तो ये जो स्प्रिंग है, बैलेंस है, ये यहां पे जो रीडिंग लेगा, लेट्स से कि ये टेंशन जो रीडिंग शो कर रहा है इन फॉर्म ऑफ टेंशन, वो रीडिंग कितनी होगी? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं दिस रीडिंग, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो T है, T विल बी इक्वल टू W माइनस FB ऑफ एयर. दिस इज द रीडिंग जो कि इस स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग निकल के आएगी. दिस इज द वेट ऑफ दिस सब्सटेंस जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और ये बायंसी ऑफ एयर है. नाउ सिंस बायंसी ऑफ एयर इज वेरी मच लेस, वी कैन इग्नोर इट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर बहुत कम है. कल हमने डिस्कस किया था कि जो बायंट फोर्स है इट इज रो G, या रो वाटर ले लू यहां पे, अगर रो वाटर नहीं है, जो भी रो फ्लूइड है, इंटू G इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है. तो चूंकि यहां पे डेंसिटी बहुत कम है, चूंकि डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए जो बायंसी का फोर्स है वो फोर्स बहुत कम है, एंड वी कैन निग्लेक्ट दिस फोर्स. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू W इटसेल्फ. ये जो वेट मेजर कर रहा है, ये T बेसिकली वेट मेजर करने की कोशिश कर रहा है. इसको मैं बोलूंगा रीडिंग को, ये जो वेट है दिस इज ट्रू वेट. मतलब वेट इन जो एयर है उसको मैं ट्रू वेट बोल रहा हूं, जहां पे मैं बायंसी के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर सकता हूं. एक्चुअली ट्रू वेट शुड बी मेजर्ड इन ग्रेविटी, सॉरी इन वैक्यूम, नॉट ग्रेविटी. बट एयर भी बहुत ही कम बायंसी का फोर्स लगाएगी, तो इसके वेट को मैं इग्नोर कर सकता हूं. नाउ अगर मान लो ये जो बॉडी है, दिस बॉडी इज नॉट इनसाइड एयर, रादर इट इज इनसाइड वाटर. लेट्स सपोज कि ये जो बॉडी है दिस इज इन वाटर. ये मान लो इस तरीके से कुछ पानी में है, दिस इज वाटर फिल्ड लाइक दिस. सेम वही चीज मैं कर रहा हूं, फिर से इसका वेट मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं. दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी, और ये सपोज करो एक टॉर्जनल बैलेंस है. सपोज दिस इज अ टॉर्जनल बैलेंस. इससे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, और थ्रू विच आई एम ट्राइंग टू मेजर इट्स वेट. तो इस पे फिर से देखो कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे. तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा, प्लस साथ के साथ जो FB का फोर्स है, नाउ दिस विल बी बायंट फोर्स ऑफ वाटर, ये ऊपर लगेगा. बायंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, और इसकी वजह से यहां पे कुछ आप टेंशन जो रीडिंग है वो मेजर कर सकते हो. तो अगर इस बार मैं लिखूं ये T जो है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये जो वेट है
माइनस एफ बी ऑफ वाटर है। और ये जो एफ बी ऑफ वाटर है इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो। दिस बायंसी का फोर्स इन वाटर यू कैन नॉट इग्नोर। इग्नोर नहीं कर पाओगे इसका मतलब क्या है कि ये जो रीडिंग है इसमें वेट W नहीं बल्कि W से कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा। ये दिस इज रीडिंग इन द टॉर्जनल बैलेंस, इन द स्प्रिंग बैलेंस। इसको मैं बोलूंगा दिस इज एपरेंट वेट। दिस इज एपरेंट वेट, मतलब वेट इनसाइड अ फ्लूइड को मैं एपरेंट वेट कंसीडर कर रहा हूं, नॉट ट्रू वेट, क्योंकि ये बयंसी की वजह से इसके वेट में कुछ रिडक्शन आ जाएगा। इसी को बायंट वेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायंट वेट। इसी चीज को बायंट वेट या इसी को सबमर्ज्ड वेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबमर्ज्ड वेट। मैं कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं किसी बॉडी का वेट मेजर करता हूं इनसाइड एयर या ऐसे ही हवा में, तो उसका जो वेट निकल के आता है उसको मैं ट्रू वेट बोलता हूं, क्योंकि इसमें जो बायंसी का फोर्स है उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, दैट इज वेरी मच लेस। लेकिन अगर मैं किसी चीज का वेट किसी फ्लूइड में मेजर करता हूं, सपोज यहां पे वाटर मैंने फ्लूइड लिया है, एयर भी फ्लूइड है पर उसमें बायंसी का फोर्स बहुत ही कम है। एक्चुअली तो बोलोगे ट्रू वेट इज इन वैक्यूम, जहां पे कोई मटेरियल नहीं है। पर यहां पे अगर मैंने वेट निकाला, वेट ये रीडिंग निकाल के देगा आपको, फोर्स एनालिसिस कर रहे हो आप, ये खींचेगा, इसमें टेंशन आएगा, दैट टेंशन यू कैन इक्वेट विद W माइनस एफ बी। अब इस बायंट फोर्स को यू कैन नॉट निग्लेक्ट, कांट निग्लेक्ट, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। सो यू कांट निग्लेक्ट इट। और निग्लेक्ट नहीं कर पाने का मतलब ये है कि अब जो ये रीडिंग मिलेगा ये W से काफी कम मिलेगा, और इसको मैं बोल रहा हूं सबमर्ज्ड वेट या एपरेंट वेट या बायंट वेट, जो भी इसका नाम देना चाहो आप दे सकते हो। ऑल दिस थिंग्स यू कैन कॉल इट, यू कैन कॉल इट सबमर्ज्ड वेट, यू कैन कॉल इट बायंट वेट, यू कैन कॉल इट एपरेंट वेट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो सबमर्ज्ड वेट है T बराबर W माइनस एफ बी। ठीक है, T को मैं क्या लिख सकता हूं, W माइनस एफ बी। ठीक है, दिस इज द एपरेंट वेट। अब अगर मैं वेट पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं यानी डेंसिटी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T बाई वी बराबर W बाई वी माइनस एफ बी बाई वी। मैंने पूरी इक्वेशन में दोनों साइड V जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी से डिवाइड कर दिया। और वेट बाई वॉल्यूम को आप पता है क्या बोलते हो, वेट बाई वॉल्यूम इज नथिंग बट यू कॉल इट डेंसिटी। आप इसी को डेंसिटी बोलते हो। तो ये जो चीज हो गया बायंट वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसको मैं बोलूंगा सबमर्ज्ड डेंसिटी। ये सबमर्ज्ड वेट भी तो बोल रहे हैं, बायंट वेट, या इसको बायंट डेंसिटी बोल सकता हूं। दिस आई कैन कॉल एज सबमर्ज्ड डेंसिटी, सबमर्ज्ड या बायंट, सबमर्ज्ड या बायंट या एपरेंट डेंसिटी, ऑल दिस आर सेम एपरेंट डेंसिटी। और ये बराबर किसके होगा, सो दिस इज नथिंग बट वेट बाय वॉल्यूम, वेट डेंसिटी, और माइनस ये एफ बी क्या है, रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और अगर सबमर्ज्ड है तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इसके बराबर होगा, और रो जी इज नथिंग बट ये रो डब्ल्यू होगा यहाँ पे, दिस विल बी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, कि जो सबमर्ज्ड डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू जो डेंसिटी है माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। कैसे निकाला, तो ये जो एफ बी है बायंसी का फोर्स, इसका आपको यूनिट पता है, इसको चाहे आप रो जी वी लिखो या ऐसे भी तो लिख सकते हो, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इस केस में वॉल्यूम पूरे के बराबर होगा क्योंकि ये पूरा इंटायरली सबमर्ज्ड है, इट इज नॉट पार्शियली सबमर्ज्ड। तो ये V से V कट गया और ये निकल के कितना आ गया, गामा डब्ल्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो सबमर्ज्ड डेंसिटी है, जो बायंट डेंसिटी है या जो अपरेंट डेंसिटी है, दैट इज इक्वल टू द डेंसिटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ये आपको याद रखना है, इसको कई जगह आप यूज करोगे, सॉइल मैकेनिक्स में भी, एफएम में भी। नाउ यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए। देखो, बायंट यूनिट वेट इक्वल्स टू द सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी मतलब जानते ही हो आप, व्हेन वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। ये एक्चुअली सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पर यहां पे आप उसी गामा को सैचुरेटेड डेंसिटी बोल सकते हो। तो सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया मैंने किस तरीके से ये चीज आपको सोचना है। इस कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस आते हैं,
इस कॉन्सेप्ट पे और भी तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस तो आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करिए इसको। बोला गया द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बायंसी इज डॉट 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 द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, बोला गया एक बॉडी फ्लोट करेगी, कब फ्लोट करेगी? कल आपको बता चुका हूं कि जैसे ये कोई लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, इसमें तुमने कोई बॉडी डाली, ये बॉडी समथिंग लाइक दिस, ये फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने का मतलब इसमें वेट जो इसका है W डाउनवर्ड लग रहा है, जो फोर्स ऑफ बायंसी है वो FB अपवर्ड लग रहा है। तो फ्लोट करने का मतलब ये नीचे नहीं जा रहा है, मतलब जितना वेट डाउनवर्ड लग रहा है उसको काउंटरैक्ट कर पा रहा है ये बायंसी का फोर्स। अगर ये वेट ज्यादा होता, बायंट फोर्स कम जनरेट होता, क्योंकि बायंट फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ज्यादा नहीं निकल सकता है, रो इंटू जी इंटू वी डिस्प्लेस्ड, इससे ज्यादा तो ये हो नहीं सकता है। तो ये जो बायंसी का फोर्स है अगर इस वेट से कम है तो ये बॉडी सिंक कर जाएगी, अगर ये वेट के बराबर है तो ये सस्पेंशन में रहेगा, मतलब इट विल बी फ्लोटिंग। तो बोला गया था बॉडी विल फ्लोट, इसको याद रखना, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर है तो ये फ्लोट करेगा। तो ये फ्लोट करेगा, फ्लोट कैसे करेगा? पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन में, पार्शियली सबमर्ज्ड कंडीशन में। अगर जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है इट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर तो भी ये फ्लोट करेगा। फ्लोट नहीं बोल सकते हो, ये फुल्ली सबमर्ज रहेगा पर सिंक नहीं करेगा। इट विल बी फुल्ली सबमर्ज्ड बट इट विल नॉट बी सिंक्ड, मतलब ये कुछ ऐसा होगा पर ये नीचे नहीं जाएगा। और अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर से तो ये जो बॉडी है ये सिंक कर जाएगी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोला गया द बॉडी विल फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बायंसी इज, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ बायंसी इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू द, यू कैन से वेट है, वेट की बात कर रहे हैं, डेंसिटी यहां नहीं, यहां वेट के टर्म में बात कर रहे हैं। तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू द वेट है तो ये बॉडी फ्लोट करेगी, मींस दिस बॉडी विल नॉट बी सिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं तो इसको आप आसानी से कर सकते हो, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। बोला गया एक यूनिफॉर्म बॉडी है 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, 1 मीटर डीप। ये कोई बॉडी है समथिंग लाइक दिस, ये कोई बॉडी है समथिंग लाइक दिस, ये 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है और 1 मीटर डीप है। इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप। इट फ्लोट्स इन वाटर, ये पानी में फ्लोट करता है। इफ द डेप्थ ऑफ इमर्जन इज 0.6 देन द वेट ऑफ द बॉडी, ये पानी में फ्लोट कैसे कर रहा है? समथिंग लाइक दिस, ये पानी में कुछ इस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि जो डेप्थ ऑफ इमर्जन है वो 0.6 मीटर है, मींस दिस इज 0.6 मीटर। तो इसका वेट पूछा गया है, निकाल सकते हो। चूंकि ये फ्लोट कर रहा है इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा फ्रॉम द CG, और इसमें बायंसी का फोर्स ऊपर लग रहा होगा एट द सेंटर ऑफ बायंसी। इन केस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी क्या बोल सकते हो कि जो ये FB है दिस शुड बी इक्वल टू वेट, आप इसको इक्वेट कर सकते हो। FB क्या होगा? रो W, पानी है, चूंकि पानी में इमर्जन इन वाटर है, सो रो W इंटू G इंटू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है बराबर वेट क्या होगा? तो रो ऑफ बॉडी इंटू G इंटू टोटल वॉल्यूम। G से G कट गया, और डेंसिटी के बारे में कुछ गिवन है, देखो कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पे दिया है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना है वो तुमको दिया है 0.6 मीटर ये है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि रो W इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो जाएगा? 0.6 हाइट इंटू बेस एरिया, बेस एरिया विल बी 3 इंटू 2। इसकी लंबाई 3 मीटर है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, 0.6 मीटर ये सबमर्ज्ड है, तो जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकाल के देगा, दैट विल बी वही वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, 0.6 हाइट है, 3 इंटू 2 बेस एरिया है। दिस शुड बी इक्वल टू रो बी इंटू वॉल्यूम, इसका पूरा कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू 2 इंटू 1, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका वेट पूछा है, द वेट ऑफ द बॉडी आपको बताना है।
वेट ऑफ बॉडी आपको बताना है, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी आपको बताना है। ये तो हम फालतू मुश्किल कर रहे हैं यार, ये और आसान कर सकते हो। वेट ऑफ बॉडी विल बी डायरेक्टली इक्वल टू बाय एंड फोर्स, ये सब करना ही नहीं है आपको। यस सर। इट कैन बी सॉल्व मच मोर इजिली, ठीक है। ऐसे भी आप निकालोगे, पहले डेंसिटी निकालोगे फिर वेट निकालोगे, क्या ही करना है, सीधा वेट निकाल लो। तो वेट कितना हो जाएगा, सिंपली डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और रो वाटर ले रहा हूं मैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी लेट्स टेक इट 9.81, और वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हो गया, तो 0.6 मीटर इंटू 3 इंटू 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए। सो 3 दूना 6, 6 छंका 36, 35.3 3.6 इंटू 10,000 किलो न्यूटन है, तो ये कट गया, इट विल बी 36 किलो न्यूटन। 30। ठीक है सर। 30 मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, 9.81 नहीं रखा है, 10 रखा है। ठीक है बाकी अगर आप 9.81 रखोगे थोड़ा सा कम आएगा, 35.3 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 18, बोला गया अ टैंक कंटेन्स 1.3 मीटर डीप वाटर। एक टैंक है जिसमें 1.3 मीटर डीप पानी भरा हुआ है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर पर मीटर लेंथ ऑफ द टैंक। बोला गया एक टैंक है 1.3 मीटर डीप है, लेट्स से कि ये फ्रंट व्यू है टैंक का, इसकी जो डेप्थ है, दिस डेप्थ इज 1.3 मीटर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां तक मान लो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे H जीरो है तो प्रेशर जीरो है, यहाँ पे H मैक्सिमम है तो ये प्रेशर मैक्सिमम है, इट इज समथिंग लाइक दिस। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से टोटल जो फोर्स होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स FH, वो निकाला जा सकता है। FH क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, इट इज रो जी एच बार इंटू ए। सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपको, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां पे फोर्स नहीं पूछा है, बल्कि यहां पे फोर्स पर मीटर लेंथ पूछा है, प्रेशर पर मीटर लेंथ पूछा है। कैसे मुझे पता है कि फोर्स पूछ रहा है, क्योंकि देखो इसने बोला है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर पर मीटर लेंथ, तो है तो प्रेशर पर मैं FH लिख रहा हूं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो आप पढ़ चुके हो, रो जी एच, तो ये मैं नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और जो आंसर है इनके यूनिट्स को देख के समझ गया कि ये तो फोर्स की बात कर रहा है और पर मीटर लेंथ की बात कर रहा है, मतलब FH बाई ये हाइट कितनी है 1.3, इसकी बात ये कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू फाइंड FH बाई 1.3, यानी ये जो है दिस शुड बी योर आंसर। तो सीधा वैल्यूज को पुट करिए, वैल्यूज को पुट करिए। पानी की डेंसिटी आपको पता है, दिस इज 1000 इंटू 9.81। H बार आप निकाल सकते हो, H पता है तो H बार निकाल सकते हो। रेक्टेंगुलर होगा ये एरिया, टैंक है, कुछ दिया नहीं है इसके बारे में कि टैंक 1.3 मीटर डीप है, सो लेट्स टेक इट टू बी रेक्टेंगुलर, कि इसका जो ये फेस है ये रेक्टेंगुलर है, तो 1.3 के आधे पे H बार आ जाएगा, यानी दिस इज 1.3/2, और इनटू एरिया जिस पे ये एक्ट कर रहा है, एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया विल बी 1.3 इंटू 1। 1.3 इंटू वही यूनिट, 1.3 इंटू यूनिट विड्थ ले लिया हमने, 1.3 इंटू 1 यूनिट विड्थ हमने ले लिया, ठीक है। 1.3 इंटू 1 सॉल्व करिए इसको, और डिवाइड बाई 1.3 पर यूनिट लेंथ, डिवाइड बाई 1.3, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके। इसमें मुझे लग रहा है कि पर यूनिट लेंथ मतलब विड्थ तो दिया नहीं है ना, तो दिस विड्थ कैन बी टेकन टू बी 1, ये ऐसे भी सॉल्व किया सकता है। एक बार आप आंसर मैच करिए, क्योंकि इसमें विड्थ नहीं दिया है ना, देखो रो जी एच बार इंटू ए, ये देखो ये भी तो पर मीटर हो सकता है, पर यस मीटर सर। विड्थ, यस सर। ऐसे भी इसका आंसर आ सकता है। सो मैच करिए आंसर, क्या आ रहा है इसमें सॉल्व करके। ये न्यूटन में है, किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1000 से तो ये 1000 कट गया, लेट्स टेक इट टू बी 10, 13 त्रम में 169, 169 गुणे 10 यानी 1690, और 2 ये बी पार्ट आ रहा है 8.29 किलो न्यूटन। 8.90। डिवाइड बाई 2 भी तो करेंगे सर, H बार है ना। H, हाँ वेरी सॉरी, H बार है, डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी कितना आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग। 8.229। ठीक है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझा, इन्होंने विड्थ नहीं दिया हुआ है तो इसको बोला है पर यूनिट लेंथ, कि पर यूनिट विड्थ बताओ। पर यूनिट लेंथ मतलब इनका क्या है कि पर यूनिट
विड्थ बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक आध बार कि ये सब कुछ दे दिया है और फिर बोला है पर यूनिट लेंथ कितना है, तो आप इस लेंथ से डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे। एवरेज फोर्स की बात कर रहा है वो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, कोई सबमर्ज्ड बॉडी है, उसकी सेंटर ऑफ बायंसी की बात कर रहा है। द सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, ए पार्ट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोइंसाइड करता है। बी पार्ट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये आपको सिखा चुका हूं। सेंटर ऑफ बायंसी है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या थी? सेंटर ऑफ बायंसी क्या था? इट वाज द सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, यही था कि नहीं? यस सर। दिस इज सीजी ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। इसको कल हमने डिफाइन किया है, तो सीधा कंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। कुछ इसमें सोचना ही नहीं है, सीधा डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ गया है। सो दिस इज इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। मजेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। इसका तो आंसर आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक, बट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोला गया कि एक शिप है, कोई पानी का जहाज, ए एंटर करता है फ्रॉम रिवर टू सी। ये रिवर से सी में एंटर करता है, तो बताना है कि क्या होगा इसके साथ। व्हाट विल हैपन, बताइए क्या होगा। सर सिंक अ लिटिल। व्हाट विल हैपन, देखो बी पार्ट। शिप से, ये शिप है, ये सी में एंटर कर रहा है फ्रॉम रिवर, तो जो डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर है, जो डेंसिटी ऑफ रिवर वाटर है, दिस विल बी लेस देन द डेंसिटी ऑफ जो सी वाटर है। ये आपको पता है, रिवर वाटर फ्रेश वाटर होगा, सी वाटर सलाइन वाटर होगा, एंड प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स विल इंक्रीज इट्स डेंसिटी। मतलब जो ओशन है या सी है उसमें डेंसिटी ज्यादा है, और अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, डेप्थ ऑफ इमर्जन कम हो जाएगा। कितना सिंक कर रहा है ये इस चीज पे ही तो डिपेंड कर रहा है कि कितना। ये देखो आपने यही तो लिखा है कि बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट है, और बायंट फोर्स तुमने क्या निकाला है, रो जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। अब वेट को सेम रखो, शिप तो वही है, जहाज तो वही है, वही जहाज है, वो पहले रिवर में था अब ओशन में जा रहा है, तो फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा इस रो में और इस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड में। जी में तो कोई फर्क आएगा नहीं। नाउ सिंस जो रिवर था, रिवर में ये रो कम था, तो टू कीप दिस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू वेट, अगर ये रो कम है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा था। अब ओशन में आया, सी में आया, तो ये रो बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, तो ये मल्टीप्लीकेशन तो वेट के ही बराबर होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन्ड, जहाज डूब थोड़ी ना रहा है, इट इज फ्लोटिंग। तो अब अगर ये डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब दिस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड मस्ट बी रिड्यूस्ड करेस्पॉन्डिंगली, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करने का मतलब कि वो थोड़ा सा राइज कर जाएगा, थोड़ा सा वो ऊपर आ जाएगा, मतलब कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करके भी ज्यादा डेंसिटी के फ्लूइड में वो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर पा रहा है। सो व्हाट विल द आंसर, इट विल राइज अ लिटिल। राइज अ लिटिल, ये थोड़ा सा राइज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 21। बोला गया एन ओपन सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड टू इट्स टॉप लेवल। बोला गया एक ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है, ओपन सॉरी नॉट सिलेंड्रिकल, ओपन सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक है, ओपन सर्कुलर सिलेंड्रिकल टैंक इज फिल्ड विद अ लिक्विड टू इट्स टॉप लेवल। ठीक है, मतलब ऊपर तक भर दिया गया है। ये एक सर्कुलर टैंक है, कुछ समथिंग लाइक दिस, इट इज अ सर्कुलर टैंक, और बोला गया कि इसको ऊपर तक भर दिया गया है, यहां तक इसको भर दिया गया है, लेवल ऑफ वाटर इज फिल्ड लाइक दिस, इसको यहां तक भर दिया गया है। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसको इसकी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, ये वर्टिकल एक्सिस है, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट किया गया है। इट इज रोटेटेड, ये क्वेश्चन यहां पे कहां से आ गया, चलो ये अभी छोड़ दो, इसको मैं फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको कराऊंगा। ठीक है, वॉर्टेक्स फ्लो का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए इसको, इस कॉन्सेप्ट को अभी मैंने नहीं डिस्कस किया आपसे, अभी स्टैटिक्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये वॉर्टेक्स फ्लो में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सो लीव दिस, ये गलती से यहां पे आ गया है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ प्लेन सरफेस इमर्ज वर्टिकली
इन अ स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड। ये सिखा चुका हूं वैसे आपको, फिर से लेकिन मैं बता दे रहा हूं। कोई प्लेन सरफेस है, सपोज करो ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इसकी कुछ विड्थ भी है, अभी मैं सामने से देख रहा हूं, अगर मैं इसका प्लान देखूंगा तो हो सकता है ये मुझे कुछ ऐसा नजर आए, ठीक है। इसके पास लेंथ भी है, इसके पास विड्थ भी है, या इसको अगर मैं हाइट बोलूं तो इसके पास हाइट भी है और इसके पास विड्थ भी है, पर इसको ऐसे नहीं, अभी मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूं, ठीक है। प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस मतलब ये इस तरीके कोई सरफेस है तो प्लेन सरफेस है, इस तरीके कोई सरफेस है वो कर्व सरफेस बोलते हैं। दो तरीके के सरफेसेज आपने पढ़े हुए हैं, प्लेन एंड कर्व सरफेसेज। So position of center of pressure on a plane surface emerged vertically, ये vertically emerge किया है तो इसको मैंने vertically emerge किया है, means ये liquid है something like this, it is emerged vertically। तो emerged vertically in a static mass fluid। देखो इसका CG कहां पे होगा, तो ये आपको पता है कहीं यहां पे होगा CG, मतलब ये जो हाइट है इसको आप क्या बोल सकते हो, h बार। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, समथिंग लाइक दिस, ये एक्चुअली प्रेशर प्रिज्म है। 3D में अगर मैं बनाऊंगा तो ये प्रिज्म बनेगा, 2D में ये जो आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है एक्चुअली, तो ये आपका बॉडी कुछ ऐसा है ना, समथिंग लाइक दिस। और मैं बोलूं, वेट, ये समथिंग लाइक दिस, देखो इट इज समथिंग, ये देखो 3D में ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये हर जगह ये प्रेशर लग रहा है, समथिंग लाइक दिस, हर जगह ये प्रेशर लग रहा है, समथिंग लाइक दिस, ऊपर कुछ कम नीचे कुछ ज्यादा, डेप्थ बढ़ती जा रही है, समथिंग लाइक दिस। आई होप कि ये डायग्राम से थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। इसको प्रेशर प्रिज्म बोलते हैं, और जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस प्रेशर प्रिज्म के सीजी से जाता है। ये जो प्रेशर प्रिज्म का सीजी है इस प्रेशर प्रिज्म के सीजी से पास करता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये 2D बना रहा हूं मैं, 3D में है एक्चुअली, ये अलोंग द डेप्थ भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये मेरी सरफेस थी, इस सरफेस के नॉर्मल मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर शो किया, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है रो जी एच। तो जैसे जैसे एच बढ़ता जा रहा है ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पी प्रोपोर्शनल टू एच है, मतलब ये वेरिएशन कैसा है, इट इज लीनियर वेरिएशन। ये प्रिज्म है, ये सब आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट प्रेशर प्रिज्म का, ट्रेपेजॉइडल प्रेशर प्रिज्म बन रहा है, और इस प्रिज्म का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज गोइंग टू गिव द टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एंड द action point या line of action of this pressure, this force will be passing through the CG of this prismoidal element या pressure prism। यहां पे ये जो टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, टोटल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब फोर्स एफएच की बात कर रहा हूं मैं, आई होप कि आपको अब अंतर समझ आ गया है। तो ये देखो चूंकि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो सीजी से, सेंटर से तो पास करेगा नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी पास फ्रॉम हियर, बल्कि जिधर ज्यादा मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट उधर कुछ शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी पासिंग थ्रू हियर। तो जो क्रॉस सेक्शन है, देखो क्रॉस सेक्शन के सीजी से एफएच नहीं पास कर रहा है, ध्यान देना, एफएच क्रॉस सेक्शन के सीजी से नहीं पास कर रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन व्यू, क्रॉस सेक्शन के सीजी से नहीं पास कर रहा है, जब बल्कि क्रॉस सेक्शन पे सीजी से नीचे, क्योंकि अगर तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होता, समथिंग लाइक दिस, हर जगह यूनिफॉर्म होता, तब तो ये सीजी से पास कर रहा होता, पर चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो नेट रिजल्टेंट इज नॉट पासिंग थ्रू द सीजी, रादर इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी। ये सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी से पास कर रहा है, इसका जो पॉइंट है, ये जो सीजी ऑफ प्रिज्माइडल एलिमेंट है या जो प्रिज्म है, दिस विल बी सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको सेंटर ऑफ प्रेशर बोल रहे हैं। और चूंकि नीचे देखो ये मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है, कल सिखाया था कि जैसे एक होमोजीनियस बॉडी है तो इसका सीजी यहां पे लाई करेगा, पर अगर ये बॉटम हैवी हो जाएगी तो सीजी विल शिफ्ट लाइक दिस। ऐसे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है, अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, हर जगह मैग्नीट्यूड बराबर होता, तब तो ये सीजी पे लगता, पर ऐसा है नहीं, तो जिधर ज्यादा है उधर शिफ्ट हो गया। और कहां से पास कर रहा है, इस बॉडी में जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको बोल रहे हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। दिस सेंटर ऑफ प्रेशर इज नथिंग बट सीजी ऑफ दिस प्रिज्मोइडल प्रेशर डायग्राम, जो प्रेशर प्रिज्म है उसके सीजी से भी बोल सकते हो कि पास कर रहा है।
पर इससे पूछेगा नहीं, पूछेगा इससे बॉडी में कहां से पास कर रहा है। सो इट इज नॉट फ्रॉम द सीजी, रादर फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ दिस बॉडी। और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा ही कहां है, सीजी से नीचे है। द सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो द सीजी, समझ ही रहे होगे, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ये हमेशा सेंटर ऑफ प्रेशर जो है ये सीजी से नीचे ही रहेगा। इट विल ऑलवेज बी बिलो दिस सीजी, क्योंकि नीचे फोर्स, नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ये हमेशा कहां रहेगा, नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसका तो तुमने फॉर्मूला भी निकाल लिया है अभी तक। देखो ये जो एच बार सीपी है, एच बार सीपी मतलब इस डायग्राम में अगर मैं शो करूं तो इट इज ये जो डेप्थ है, दिस इज एच बार सीपी, दिस इज द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जो सीजी की डेप्थ है इसको एच बार बोला था। तो एच बार सीपी का क्या फॉर्मूला निकाला है आपने, इट इज एच बार, देखो एच बार प्लस कुछ ऐड कर रहा हूं ना, मतलब इससे नीचे है, ये हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस लेवल है, फ्रॉम द फ्री सरफेस लेवल, फ्रॉम द फ्री सरफेस लेवल, ये भी और ये भी। तो देखो इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, मतलब एच बार से नीचे है ये एच बार सीपी। और कितना ऐड किया था हमने, IG sin square theta upon इट AH bar. वाज आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एच AH bar. बार इंटू ए। आई जी पॉजिटिव होता है हमेशा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। साइन प्लस माइनस हो सकता है पर साइन स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एच बार डिस्टेंस है, विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो एच बार में कुछ पॉजिटिव जोड़ रहा हूं तब सीपी मिल रहा है, मींस सीपी इज ऑलवेज बिलो दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। काफी सारे मैंने आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट्स बताए कि इधर से भी क्वेश्चन पूछे तो आप अटेम्प्ट कर सको, इधर से क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो सही आंसर क्या होगा कि विल ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट विल ऑलवेज बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमेशा ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा। इट विल ऑलवेज बी बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, solve this question number 23, solve this question। बोला गया अ वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया विद वर्टेक्स डाउनवर्ड। भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, इसको याद Three कर लो parts, बस। sir. H by एच, 2. ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि इसको आपको याद कर लेना चाहिए। चलो करके सॉल्व कर ले रहे हैं एक बार। इसी जो पीछे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी का क्वेश्चन आ गया कि एक वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया है विद वर्टेक्स डाउनवर्ड। ये वर्टिकल ट्रायंगुलर एरिया है और इसका वर्टेक्स ये नीचे है, और इसका एल्टीट्यूड मतलब इसका जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है, एल्टीट्यूड ये h जो है गिवन है, हैज इट्स बेस ऑन द फ्री सरफेस, लेट्स कॉल दिस लेंथ टू बी b। तो बोला गया कि ये जो बेस है ये फ्री सरफेस लेवल से ही कोइंसाइड कर जा रहा है, इट इज ऑन द फ्री सरफेस लेवल ऑफ लिक्विड। सेंटर ऑफ प्रेशर बोला गया फ्री सरफेस से कहां लाई करेगा, तो अभी बताया कि एच बार सीपी है क्या, इट इज एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा। आई जी मतलब जी को सेंट्रॉइड बोलते हैं, तो आई कहां से मैं मेजर कर रहा हूं, सेंट्रॉइडल एक्सिस से, और सेंट्रॉइड से तो कई सारी एक्सिस पास कर सकती है ना, ये देखो सेंट्रॉइड से कई सारी एक्सिस पास कर सकती है, तो इनमें भी कौन सा ले रहा हूं मैं, एक्स एक्स, तो आई जी एक्स एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई एच बार इंटू ए, ये फॉर्मूला है। नाउ सिंस दिस इज वर्टिकल, वर्टिकल मींस दिस थीटा इज 90 डिग्री, और थीटा 90 मतलब साइन थीटा 1 है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स डिवाइड बाई एच बार ए, और इसका सीजी कहीं यहां पे होगा, दिस सीजी विल बी एट एच बाई 3, सीजी कहां पे होगा एट एच बाई 3, और सेंटर ऑफ प्रेशर सीजी से भी नीचे होगा। ये एच बार सीपी हमें फाइंड आउट करना है, दिस वी नीड टू फाइंड। तो वैल्यूज को मैं सीधा पुट कर रहा हूं, एच बार को मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट एच बाई 3 प्लस, आपको पता है सीजी कहां होता है ट्रायंगल का, आई जी एक्सिस क्या होगा इसका सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, सो इट विल बी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 36, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट विल बी बी एच क्यूब डिवाइड बाई 36 इंटू साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 है और डिवाइडेड बाई एच बार ए है। एच बार कितना है अभी बताया, एच बाई 3, और इंटू ए कितना होगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, आई कैन राइट इट लाइक दिस। और देखो
3 2 जा 6, 6 जा 36, बी से बी कट गया, एच एच 2 बार है, ये इसको क्यूब हट गया, मतलब इसको 2 एच चले गए, एक एच बचा, तो ये फाइनली निकल के आ गया h/3 प्लस h/6, और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम आ गया 6, तो 2 + 1 3/6, यानी ये कितना आ गया h/। इसको देखो सॉल्व करना नहीं पड़े आपको, ये इतने फेमस क्वेश्चंस है कि इसका आंसर ही आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, नीड नॉट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। एग्जाम में ऐसे ही आप टाइम सेव कर सकते हो, हर चीज हर क्वेश्चन वहां सॉल्व करने लगोगे तो फिर मतलब आपकी तैयारी में अभी कमी है, फिर अगले साल दोबारा से पेपर दोगे। तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये छोटी छोटी चीजें आपको याद हो जाए, वहां पे कंफ्यूजन भी नहीं आए कि इसमें क्या है, क्या होना चाहिए, सॉल्व करना पड़े आपको, अदरवाइज कैलकुलेशंस विल बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन एग्जाम। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। इफ द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडीज ए एंड बी आर 1 and 1.5 मीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। बताइए, मेटासेंट्रिक हाइट से ये क्वेश्चन पूछा है, कल मेटासेंट्रिक हाइट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। बी बताइए। पार्ट, बी पार्ट, बी इज मोर स्टेबल देन, बी इज मोर स्टेबल देन बॉडी। ठीक है, एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन का, टी बराबर, एक फॉर्मूला है टी बराबर 2π√के² डिवाइडेड बाई जी ऑफ जीएम। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन है। ठीक है, अच्छा, यहां से ये समझ आया कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ जीएम। जीएम क्या है? मेटासेंट्रिक हाइट। जीएम इज मेटासेंट्रिक हाइट, जीएम इज मेटासेंट्रिक हाइट, जीएम इज मेटासेंट्रिक हाइट। इसका हमने कल फॉर्मूला भी निकाला था, क्या था ये? तो इट इज आई डिवाइडेड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। याद आ रहा है कि नहीं? ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और बोला क्या गया कि जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये 1/√ऑफ जीएम के प्रोपोर्शनल है। यानी समझो देखो, यानी अगर जीएम बढ़ेगा, मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाएगा, और अगर जीएम घटेगा, मेटासेंट्रिक हाइट घटेगी, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। अब ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से क्या फर्क है, तो इसके लिए मैं आपको इधर थोड़ा समझाता हूं। देखो, सपोज करो ये शिप है, बॉडी है, समझो ऐसे ही। सो इट कैन ऑसिलेट अबाउट सम पॉइंट, इट कैन ऑसिलेट। पहले तो चलो एक और चीज बता देता हूं आपको। जैसे कोई शिप है, मान लो, सपोज ये मैं एक शिप बनाता हूं, सपोज दिस इज अ शिप, समथिंग लाइक दिस। ये एक शिप है, तो इसमें आपको दो एक्सिस नजर आएंगी, एक तो ये एक्सिस नजर आएगी और एक तो ये एक्सिस नजर आएगी। ठीक है, ये दो एक्सिस कौन कौन सी है? तो एक को बोलते हैं रोलिंग एक्सिस और एक को बोलते हैं पिचिंग एक्सिस। इसको हम बोल रहे हैं टीटी, दिस इज टीटी, और इसको बोल रहे हैं एलएल। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ किस एक्सिस के अबाउट ज्यादा होगा? किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ टीटी, इनर्शिया ज्यादा है? आई टीटी। एलएल इज लेस देन आई टीटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एलएल एक्सिस, मतलब ये देखो, इधर देखो, ये ऐसी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू रोटेशन। कभी भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस टू रोटेशन बता रहा है। ये सोम आपको करा चुका हूं मैं। ई आई ये है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, सिखाया था आपको, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। और अगर ई कांस्टेंट हो तो मैं आई को भी देख के तो बता सकता हूं कि फ्लेक्सर की रेजिस्टेंस कैसी है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये आई देख के मुझे पता चलता है। जैसे ये मेरा हाथ है, या ऐसे मोबाइल से समझो, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इस मोबाइल को रोटेट करूं, फील करो, ये एक्सिस है क्रॉस सेक्शन की, इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करूं, मतलब मैं इसको ऐसे तोड़ूं, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट एरिया दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, रेजिस्टेंस टू बैकलिंग
रेजिस्टेंस टू बकलिंग ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको पलट दूं और इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, समथिंग लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, तो अब मैं तोड़ना नहीं चाह रहा हूं अपना फोन, पर इस एक्सिस के अबाउट इसको तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट एरिया तो सेम है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू दैट एक्सिस, तो आई की वैल्यू कम है। आई की वैल्यू कम है मतलब रेजिस्टेंस टू रोटेशन, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, रेजिस्टेंस टू बकलिंग कम है। यानी अगर मैं इसको ऐसे एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज करूं, दबाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। देखो मोबाइल से समझो, ये देखो, ये भी वही वही चीज है। इसको मैं दबाता हूं तो ये देखो ऐसे ही तो मुड़ता है। ये Yes. रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, कभी इस एक्सिस के अबाउट मुड़ा, कभी ये ऐसे मुड़ा, ऐसे कभी मुड़ा, देखो मुड़ नहीं पा रहा है। It is very difficult to rotate it about this axis because area is distributed away from the axis, but same area is distributed near to this axis, तो इस एक्सिस के अबाउट रेजिस्टेंस रोटेशन कम है। आई होप इट इज क्लियर। तभी तो जो हम बीम बनाते हैं, तो बीम ऐसे नहीं लगाते हैं स्ट्रक्चर में, बल्कि बीम ऐसे लगाते हैं, छत से निकली होती है, ताकि ये डी ज्यादा रहे, ताकि रेजिस्टेंस रोटेशन आई की वैल्यू ज्यादा मिले, ईआई की वैल्यू ज्यादा मिले, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी टेक्निकली ज्यादा मिले। तो आई अगर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस टू रोटेशन ज्यादा होगा, मींस इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट दैट, टू बेंड दैट। अब देखो, ये एक्सिस के अबाउट एरिया दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस एरिया तो उतना ही, ये जो एरिया है, आई एम नॉट चेंजिंग द एरिया, चाहे इस एक्सिस के अबाउट देखो, चाहे इस एक्सिस के अबाउट देखो, ओवरऑल एरिया नहीं चेंज होने वाला है। ये भी a/2 है और ये भी a/2 है, ओनली इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग। मतलब इस एक्सिस से दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस एक्सिस से पास तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एल एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये कम है। मतलब ये जो शिप है, इधर देखो, पानी का जहाज है, ये तैर रहा है, ये पानी का जहाज है, तो इसको ऐसे लुढ़काना, ऐसे रोटेट करना आसान है, ऐसे रोटेट करना डिफिकल्ट है। पानी के जहाज को ऐसे रोटेट करना डिफिकल्ट है, ऐसे रोटेट करना इजी है। तो इसको बोलेंगे कि जो स्टेबिलिटी है किसी भी शिप की, इट इज क्रिटिकल अबाउट दिस रोलिंग एक्सिस। मैं बोल सकता हूं आई रोलिंग, रोलिंग मतलब रोल करके लुढ़क जाएगा, आई रोलिंग इज क्रिटिकल, दिस इज क्रिटिकल, आई रोलिंग इज क्रिटिकल। मतलब जो रोलिंग एक्सिस है उसके अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसके अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, या उसके अबाउट जो मेटासेंट्रिक हाइट है, दैट इज क्रिटिकल। मेटासेंट्रिक हाइट तो अबाउट होगा नहीं, बट दैट विल बी क्रिटिकल। के क्या है? के भी आपको पता है, के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन ये सब सोम में सिखाया था आपको, नहीं आपको पहले से भी पता होना चाहिए। दिस इज रूट ऑफ आई बाई ए। तो जो आई बता रहा है वही के बता रहा है। इनफैक्ट के कैन बी कंसिडर टू बी अ बेटर इंडिकेटर ऑफ रेजिस्टेंस टू रोटेशन। ठीक है, आई रोलिंग इज क्रिटिकल, आई रोलिंग इज लेस देन आई पिचिंग, आई रोलिंग इज लेस देन आई पिचिंग। मतलब जहाज लुढ़केगा तो उसी एक्सिस के, एल एक्सिस के अबाउट ही लुढ़केगा, उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, घूम जाएगा, लुढ़क जाएगा, डूब सकता है। ठीक है, अब देखो, आई रोलिंग क्रिटिकल है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, जो जीएम रोलिंग है, जीएम, जीएम लिखा है ना अभी, जीएम कैन बी रिलेटेड विद आई। जीएम क्या लिखा है मैंने? आई बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड माइनस बीजी। तो आई से मैथमेटिकली मैं जीएम को रिलेट कर सकता हूं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, जीएम रोलिंग इज क्रिटिकल, जीएम रोलिंग इज क्रिटिकल इन कंपैरिजन टू जीएम पिचिंग। दैट्स व्हाई शिप्स आर डिजाइंड, शिप्स आर डिजाइंड फॉर रोलिंग, फॉर रोलिंग रादर देन पिचिंग। शिप्स आर डिजाइन फॉर रोलिंग, इसी वजह से, क्योंकि इसके अबाउट क्रिटिकल है, तो इसके अबाउट सेव कर लेंगे, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट तो ऑलरेडी सेफ है, उधर मोमेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, या उस उधर जो बोल सकते हो आई है वो काफी ज्यादा है। और एक टर्म दिया गया टी, टी इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, 2 पाई रूट ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ऑफ जी। अब समझो फिर से इस टाइम पीरियड के खेल को समझो, तो ये भी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं। अब देखो, इधर देखो, एक चीज है, ध्यान समझना, एक बार में फील करना, एक चीज है वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, झूल रहा है, ये झूल रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें क्या है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है। कोई सो रहा होगा तो ऐसे ऐसे आराम से झूम रहा होगा उस शिप में, उसको कोई डिस्कंफर्ट नहीं होने वाला है, इज स्मूथली लाइक झूला झूल रहा है वो, इस तरीके से कोई डिस्कंफर्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है, मतलब ये ऐसे गया, सट से अपनी जगह पे आ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है, मतलब इफ इट इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड,
तो ये झम से तुरंत अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ रहा है, सट से, लाइक दिस. सो इट इज वेरी स्टेबल, इट इज रिकवरिंग, इट इज रिस्टोरिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन वेरी क्विकली, बट दिस विल बी डिस्कंफर्ट. कोई सोता रहेगा तो झटके से जग जाएगा. भैया ऐसे जहाज झम से अगर आएगा झटके में, तो सोने वाला तो जग जाएगा, कहो तो उछल जाए, कहो तो वो मतलब उस इंपैक्ट से वो कहीं हो सकता है जंप कर जाए. सो जो टी है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर ये टी ज्यादा है तो कंफर्ट इंक्रीज हो जाता है, कंफर्ट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. लेकिन अभी समझ गए, रिस्टोरिंग अच्छी नहीं हो रही है इसमें, स्टेबिलिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. अगर टी कम है, देखो ये झूल रहा है, ये झूल रहा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा है, तो क्या है, कंफर्ट तो है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं. लेकिन अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है, इट इज वेरी स्टेबल, बट इट्स कंफर्ट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है तो कंफर्ट तो रिड्यूस हो गया है, बट स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड. दैट्स व्हाई कीपिंग दिस इन माइंड, जो पैसेंजर शिप्स है, मतलब जो यात्री वाहक जहाज है, पैसेंजर शिप्स है, दे आर डिजाइंड फॉर कंफर्ट. जो पैसेंजर शिप्स है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो पैसेंजर शिप्स हैं, पैसेंजर शिप्स हैं, इनकी डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कंफर्ट क्राइटेरिया से. कंफर्ट क्राइटेरिया से इनकी डिजाइन करते हैं. यहां पे कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डिजाइन कर रहे हैं कंफर्ट क्राइटेरिया से. कंफर्ट क्राइटेरिया करने से मतलब क्या है कि यहां पे टी की वैल्यू कम रखेंगे, सॉरी वेरी सॉरी उल्टा बोल दिया, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, टी की वैल्यू ज्यादा रखेंगे. और टी की वैल्यू ज्यादा रखने का मतलब जीएम की वैल्यू कम रखेंगे. तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे जीएम की वैल्यू कम रखेंगे. दिस इज जनरली केप्ट 0.4 टू 1 मीटर के आसपास. दिस इज जनरली केप्ट 0.4 टू 1 मीटर के आसपास. लेकिन अगर कोई वॉरशिप है, वॉरशिप मतलब जिसपे लड़ाई होने वाली है, अगर कोई वॉरशिप है, इफ देयर इज अ वॉरशिप, तो इसमें कंफर्ट नहीं इंपॉर्टेंट है. गोले आके गिरेंगे, इस पे बमबारी होगी, इस पे मिसाइल्स गिरेंगी, इसमें कंफर्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिस्टोरिंग इज इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. तो यहां पे ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट क्राइटेरिया बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. रिक्वायरमेंट अलग है ना यहां पे, तो यहां पे डिजाइन क्राइटेरिया भी चेंज हो गया. और इस वजह से यहां पे टी की वैल्यू कम रखी जाएगी, यानी जीएम की वैल्यू ज्यादा रखी जाएगी. और ये जनरली 1 टू 1.5 मीटर के आसपास रखते हैं. आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. फिर से मैं बता रहा हूं, कोई जो जहाज होता है पानी का, इट कैन रोटेट लाइक दिस, इसको रोलिंग बोल रहे हैं. इट कैन रोटेट लाइक दिस, इसको पिचिंग बोल रहे हैं. दिस इज क्रिटिकल, सॉरी दिस इज क्रिटिकल क्यों, क्योंकि ये करना आसान है. इस एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस रोटेशन कम है. दैट्स व्हाई इसके हिसाब से डिजाइन की जाती है. यानी जो जीएम हम डिसाइड कर रहे हैं, दैट जीएम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस. दिस जीएम कम्स आउट टू बी क्रिटिकल. फिर आगे की बात बोला मैंने कि दो तरीके के जहाज एक डिजाइनर डिजाइन कर सकता है. एक पैसेंजर शिप, जिसको बोलूंगा मैं यात्री वाहक जहाज. एक वॉरशिप, जो कि मिलिट्री या नेवी में डिजाइन करना पड़ सकता है. यहां पे डिजाइन क्राइटेरिया कंफर्ट है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शुड केप्ट मोर. और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा कैसे रखेंगे हम, बाई रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ जीएम. जो मेटासेंट्रिक हाइट है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को इंक्रीज कर देंगे. एग्जाम के लिए यह भी याद रखना है, इट्स वैल्यू इज केप्ट 0.4 टू 1. लेकिन जो वॉरशिप्स हैं, उनको हम डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, तो वहां पे टी की वैल्यू कम होनी चाहिए. इट शुड बी रिस्टोरिंग क्विकली. जीएम की वैल्यू वहां पे ज्यादा रखेंगे. टी कम रखने के लिए, टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/रूट ऑफ जीएम. टी कम रखने के लिए टी कम रखने के लिए जीएम की वैल्यू बढ़ा देंगे. जीएम की वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, तो इधर बाई मेकिंग द बॉडी टॉप हैवी और बॉटम हैवी. अगर कोई बॉडी टॉप हैवी है तो वो अनस्टेबल होगी, अगर कोई बॉडी बॉटम हैवी है तो वो स्टेबल होगी. आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही है. आपके सर पे बोझा रख दूं, आपकी गिरने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज योर जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स अपसाइड. जबकि अगर मैं आपके नीचे बोझा ला दूं तो आप स्टेबल रहोगे, आप गिरोगे नहीं, आपको लुढ़काया भी जाएगा तो भी आसानी से तुम रिकवर कर जाओगे.
इसीलिए जो लो कार्स होती है, मतलब जिन कार्स में ये हाइट ऑफ सीजी कम होती है, दे आर क्वाइट स्टेबल। वो हाई एंड गाड़ियां होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए उधर नहीं जा रहा हूं मैं, हाईवे इंजीनियरिंग में ये सब बताऊंगा मैं आपको। पर जो वॉरशिप्स है उनकी जीएम की वैल्यू को बढ़ाई जाती है, कैसे? बाई मेकिंग देम बॉटम हैवी। इनको बॉटम हैवी रख के इनको बढ़ाया जाता है। तो कई बार तो कुछ नीचे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें ऐसे ही मटेरियल हम रखते हैं सो दैट दे बिकम हैवी एंड स्टेबल। ठीक है, और जनरली रखते कितनी वैल्यू जीएम की है? सो इट इज 1 to 1.5। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी ये जो डेटा दिया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब आप समझ सकते हो। बोला गया इफ द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडीज ए एंड बी आर 1 and 1.5 मीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो 1 मीटर जीएम कम है, 1.5 मीटर जीएम ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा वाला है। स्टेबल है, मींस दिस इज स्टेबल। आई थिंक ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा, तो मींस दिस इज स्टेबल। ये वाला जो है ये स्टेबल है। तो क्या बोल सकता हूं कि जो बॉडी बी है, द बॉडी बी इज मोर स्टेबल देन बॉडी ए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। समझ यस आया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोला गया द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये सारे एग्जाम भैया, सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ओनली एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आपको रियल आइडिया आए कैसे पेपर होता है। चलिए सॉल्व दिस क्वेश्चन। बोला अभी गया था बताया। मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अभी बताया यार। यस सर। ई बराबर क्या है? 2 पाई रूट ऑफ के के स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 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 एम। हाँ। रिलेट कर लो, क्या हाँ। दिया है क्या पूछा है निकाल लो। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है तो बताओ। अच्छा, इसमें मेटासेंट्रिक हाइट को जीएम नहीं बल्कि एच से लिखा है इस फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा? देखो पकड़ो, के स्क्वायर ए ऊपर ए होना चाहिए। ए देखो ये तो चले गए, के स्क्वायर नीचे है, इन दोनों में चेक करो, 2 पाई ऊपर होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। सर इसका सी लग रहा है हमको। सी लग रहा है आंसर? तुम लोग रट्टा मारे हो ना, किताब में भी गलत दिया है, समझ गया मैं। आंसर विल बी बी पार्ट। ठीक है, इसको समझाना पड़ेगा इसका मतलब फिर। और चलिए, बोला गया एक फ्लोटिंग लॉग है। फ्लोटिंग लॉग मतलब तैरता हुआ एक लकड़ी का लट्ठा है। लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा ऑफ वुड टेंड टू मूव टू मिड रिवर रीच ऑन द वाटर सरफेस। अब ये मजेदार कॉन्सेप्ट है, चलो इसको समझते हैं। सपोज करो ये रिवर है, ये अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के होंगे तो बड़े अच्छे से मेरी बातें रिलेट कर पाएंगे, नहीं वैसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ रिवर, और ये रिवर में भरा है पानी, नदी है, नदी में पानी भरा है, और मान लो इस पे ये एक लकड़ी का लट्ठा तैरा दिया मैंने। दिस इज अ लॉग ऑफ वुड। ये तैर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये तैर रहा है इस तरीके से कुछ। इट इज गंदा डायग्राम बना है, चलो आई होप कि आपको सही दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं विंटर्स की बात करूं, अगर मैं विंटर्स की बात करूं, विंटर्स में क्या होगा? किनारे किनारे, किनारे किनारे का मतलब जहां पे डेप्थ ऑफ वाटर कम है, किनारे किनारे टेम्परेचर फॉल हो जाएगा ज्यादा। मींस टेम्परेचर ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं, दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी रिड्यूसिंग। ठंडी आएगी, तो ये आपको पता है, आई होप कि आपको इतनी बात पता है। पहले मैं बेसिक बता देता हूं। जो वाटर बॉडी है इसमें
टेम्परेचर कितना है ये हीट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी पे निर्भर करता है। जनरली जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं उनकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो जब ठंडी आएगी तो वो हीट रिलीज तो करेंगे, पर चूंकि ज्यादा स्टोर करके रखा है तो ज्यादा, मतलब स्टोर करके रखने का मतलब कि रिलीज तो करेंगे पर कंपैरेटिवली उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं कोई दो रिवर्स को कंपेयर करूं, एक गहरी नदी है जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा है, या लेक मान लो, एक गहरी लेक है एक शैलो लेक है, तो जैसे ठंडी पड़ेगी जो गहरी लेक है ना उसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा। ठंडा ठंडी दोनों हो रही है, इन विंटर ठंडी तो दोनों हो रही है, पर जो डीप लेक है इसकी हीट स्टोरेज ज्यादा है तो ये कुछ देर में ठंडी होगी, तो ओवरऑल बोलोगे इसका टेम्परेचर कुछ इन कंपेयर टू शैलो ज्यादा होगा। विंटर्स में ऐसा, समर्स में आओ, समर्स में सूरज से इनकमिंग सोलर जो रेडिएशन है, इंसोलेशन है, उससे ये वाटर बॉडी गर्म हो रहा है, तो जो शैलो लेक होगी वो पूरी गर्म हो जाएगी। इट विल बी हीट अप इंटायरली, मतलब पूरी की पूरी लेयर्स में हीटिंग हो जाएगी। पर जो डीप वाटर बॉडीज हैं इनकी हीटिंग होने में समय लगेगा, तो दे विल बी कंपैरेटिवली कूलर। क्यों कंपैरेटिवली कूलर होंगी? क्योंकि इनकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। दे रिक्वायर मोर एंड मोर सोलर रेडिएशन इन ऑर्डर टू हीट अप द एंटायर मास। इस कॉन्सेप्ट से इवेपोरेशन को रिलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उधर मैं जा नहीं रहा हूं क्योंकि ये आगे हाइड्रोलॉजी वगैरह में आपको सिखाऊंगा जहां पे वो इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो गर्मियों में जो डीप बॉडीज हैं उनका पानी कंपैरेटिवली ठंडा होगा, शैलो का गर्म होगा। ठंडियों में ऑब्जर्व करोगे तो जो डीप बॉडीज हैं उनका टेम्परेचर कंपैरेटिवली गर्म होगा, मतलब उनका पानी कुछ गर्म होगा, और शैलो का ज्यादा ठंडा हो जाएगा। अब मैं अलग अलग बॉडी को कंपेयर ना करते हुए एक ही बॉडी में आ जा रहा हूं, एक ही रिवर है, तो जहां पे डेप्थ ऑफ वाटर कम है इन विंटर्स यहां पे टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर जाएगा। पर यहां पे जहां डेप्थ ज्यादा है, जहां पे हीट स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। ज्यादा कम हमेशा रिलेटिव होता है, मैं बोल रहा हूं ज्यादा, तो कितना ज्यादा कितना कम इसका कोई अंत नहीं है। ज्यादा कम हमेशा रिलेटिव होता है। ज्यादा मतलब किससे ज्यादा, कम मतलब किससे कम। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत कम है, तो बहुत कम तुम्हारे लिए बहुत कम है, बहुत कम बहुत ज्यादा, कम ज्यादा, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटिव। मैं बोलूं मेरे लिए 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, मेरे जेब से 1000 रुपए गिर जाए, आई विल बी इन पेन। पर अगर मान लो बिल गेट्स है, उसके जेब से 1000 रुपए गिरे, हो सकता है उसके लिए 1000 रुपए कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा कम इज ऑलवेज रिलेटिव। मैं बोल रहा हूं यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्या होता है, ज्यादा कोई चीज होती नहीं है। ज्यादा मतलब यहां से ज्यादा है, यहां कम है मतलब यहां के कंपैरिजन में कम है। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है, आपको पता है फ्लूइड्स की डेंसिटी टेम्परेचर पे निर्भर करती है। टेम्परेचर ज्यादा, वार्मर फ्लूइड विल बी बिकम लाइटर। जो वार्मर फ्लूइड है, वार्मर फ्लूइड विल बिकम लाइटर, मतलब ये डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्का हो जाएगा। और जो कोल्डर फ्लूइड है, जो ठंडा फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये आई होप कि आपको पता है। तो यहां पे टेम्परेचर कम है मतलब ये कैसा है, डेंसर है, हैवियर है। यहां पे टेम्परेचर ज्यादा है मतलब ये कैसा है, इट इज लाइटर। ये लाइटर फ्लूइड है और ये हैवियर फ्लूइड है। ये हैवियर फ्लूइड है। ये जहां पे डेप्थ कम है ये हैवियर है। तो पानी में करंट्स डेवलप होंगी, ट्रांसवर्स करंट्स। ट्रांसवर्स करंट मतलब ये रिवर का क्रॉस सेक्शन है। तो रिवर तो, नदी तो ऐसे बह रही है भैया, ये रिवर की लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये तो पानी किलोमीटर्स में बह रहा है। मैं इस डायरेक्शन की नहीं, मैं इस सेकेंडरी करंट, ट्रांसवर्स करंट की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में पानी की मिक्सिंग होगी कैसे, और पानी ऐसे मिक्स होगा, लेट मी चेंज द कलर। पानी कुछ ऐसे मिक्स होगा, जो लाइटर फ्लूइड है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय हैवियर फ्लूइड, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी, समथिंग लाइक दिस। ये जो हैवी फ्लूइड है ये इट विल ट्राई टू रिप्लेस द लाइटर फ्लूइड। ये जो हैवी फ्लूइड है इट विल ट्राइंग टू रिप्लेस द लाइटर फ्लूइड। तो करंट्स कैसे फ्लो कर रही हैं, करंट्स फ्लो कर रही हैं फ्रॉम, कैसे फ्लो करेंगी, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, समथिंग लाइक दिस। हैवियर फ्लूइड विल बी रिप्लेसिंग द लाइटर फ्लूइड। अगर समर्स की बात करूं मैं, विंटर्स के बजाय अगर मैं समर्स की बात करूं, तो समर्स में क्या होगा। अगर मैं समर्स की बात करूं तो समर्स में क्या होगा, देखो समर्स में क्या होगा, यहां जहां डेप्थ कम है यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां जहां डेप्थ कम है टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहां पे टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने का मतलब ये हैवियर है, और टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ये लाइटर है। टेम्परेचर कम होने का मतलब ये हैवियर है, टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ये लाइटर है। नाउ दिस विल अगेन बी रिप्लेस्ड
तो ये जो हैवी फ्लूइड है दिस विल ट्राई टू रिप्लेस दिस लाइट फ्लूइड, ये जो हैवी फ्लूइड है दिस विल ट्राई टू रिप्लेस दिस लाइटर फ्लूइड। तो इस तरीके से सेकेंडरी करंट्स प्रोड्यूस होंगी और जिसकी वजह से जो वुड है वुड विल बी डिस्प्लेस्ड। जो वुड है क्योंकि लकड़ी हल्की होती है ना, इसकी डेंसिटी कम है, तो ये जो सेकेंडरी करंट्स हैं ये इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि ये बोल सकते हो ये इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि ये जो लकड़ी का लॉग है ये इसको डिस्प्लेस कर सकें। दे कैन हैव सो मच पावर, इनके पास इतनी ताकत हो सकती है कि ये कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस कर सकें। और ये जो अलग अलग टेम्परेचर जोन्स बन रहे हैं ना, इनको सेल्स बोलते हैं। ये जो अलग अलग टेम्परेचर जोन्स बन रहे हैं इनको सेल्स बोलते हैं। तो देखो इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज सेल 1, दिस इज सेल 1, जहां जहां हैवी फ्लूइड है दिस इज सेल 1, और इसको बोल सकता हूं दिस इज सेल 2। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे ही क्लासिफाई कर सकता हूं दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 1 एंड दिस इज सेल 2। आई होप कि आपको सेल का मतलब पता है, मतलब अलग अलग जोन्स हैं। दिस इज सेल 2। तो ये 2 सेल सिस्टम बन जाता है और इसमें सेकेंडरी करंट्स जनरेट होंगी। विंटर में क्या होगा, जो सेंट्रल चैनल है जो कि वार्मर है ये एजेज की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से जो किनारे से जो मटेरियल है वो सेंटर से बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कहां गया विंटर वाला। तो जो लाइटर फ्लूइड है मैं लिख दे रहा हूं लाइटर फ्लूइड, लाइटर सेंट्रल वाटर विल ट्राई टू मूव, क्योंकि लाइटर ऊपर होगा, लाइटर फ्लूइड विल बी ऊपर, तो मैं ऊपर के मूवमेंट की बात कर रहा हूं। हैवियर विल बी डेंसर, तो ये नीचे रहेगा। विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स एजेज, टूवर्ड्स एजेज। तो जो लॉग है, लकड़ी का लट्ठा है, वो भी किधर आ जाएगा, एजेज की तरफ। जबकि समर्स में इसका उल्टा हो जाएगा। समर्स में क्या होगा, जो लाइटर फ्लूइड है कहां पे है वो, आउटसाइड में, एजेज की साइड, तो मूवमेंट किधर होगा, मूवमेंट विल बी लाइटर फ्लूइड from edge, tries to move towards center। तो जो लकड़ी का लट्ठा है वो किधर मूव करेगा, from edge to center, from edge to center। विंटर्स में इस तरीके से मूवमेंट होगा, खुद ही से किनारे से सेंटर की तरफ आ जाएगा। और समर्स में उल्टा बोल दिया, समर्स में कैसा मूवमेंट होगा, एज से सेंटर की तरफ, और विंटर्स में कैसा होगा, फ्रॉम सेंटर टू एज की तरफ। अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है। नाउ रीड दिस। तो क्या आंसर होगा, 2 सेल ट्रांसवर्स सर्कुलेशन इन द फ्लो। 2 सेल का मतलब समझे 2 सेल्स जनरेट हो रही है, ट्रांसवर्स सर्कुलेशन हो रहा है, ये भी समझ गए, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसकी वजह से इस ट्रांसवर्स करंट में इतनी पावरफुल होगी कि जो वुड का लॉग है इसको भी अपने साथ फ्लोट करा ले, इसको भी ये डिस्प्लेस कर दे। और कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये भी समझ गए, विंटर्स में ये सेंटर से किनारे की तरफ लग जाएगा और समर्स में ये किनारे से सेंटर की तरफ चला जाएगा। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर अब कल करा दीजिएगा। कल करें, टाइम हो गया, आपकी दूसरी क्लास है। हम्म। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी कल करते हैं। कीप सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, कोई डाउट आता है आप पूछिए, ठीक है। चलिए बाकी कल करते हैं, दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।